सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलो ठीक है, हम लोग कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास सेकंड क्लास रहेगी इसकी, भाग दो मतलब रहेगा हमारी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दिख रहा है मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? जी मैम। हाँ, तो आप लोग भी पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। और हम लोग हैं पेज नंबर 52। ये कहानी चल रही है हमारी, कौन सी? परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी हमारी चल रही है। आ जाइए सब लोग। चलिए सब लोग जुड़ गए हैं। यस मैम। हाँ, चलो अब शुरू कर देते हैं। 2 मिनट का टाइम दो। बच्चे सब लोग अपना वो म्यूट कर लेंगे सभी लोग, बीट उसको, माइक को, जिससे डिस्टरबेंस ना हो किसी को भी। अब चलते हैं। यूहबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। अब यहाँ तक हमने कल देख लिया था, फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे कुछ बोला नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो तो बात करना चाह रहे थे किसके बारे में, कि लतिका अकेली यहाँ रहेगी और उसके साथ कौन रहने वाले थे यहाँ पे? मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी, क्योंकि उनका भी कोई परिवार नहीं था, लतिका भी अकेली थी। तो उनको ये बात कुछ चुभ रही थी, तो वो उनके बारे में बात करना चाह रहे थे, मिस्टर मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी के बारे में। बट यहाँ पे ये जो मैडम थी, एल जो इनकी प्रिंसिपल मैडम थी, तो वो किससे चिढ़ती थी? वो लतिका से चिढ़ती थी, तो वो लतिका का रोना लेके बैठ गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या, उनको समझ मतलब प्रिंसिपल, उनको जो फादर थे, उनको गुस्से में उन्होंने क्या किया, वहां से जाना ही बेहतर समझा कि वो समझ ही नहीं पा रही हैं। तो फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ बोला नहीं गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी पटती नहीं थी, वही बात जो मैंने बताया, रीजन यही था, मुखर्जी से उनकी नहीं पटती थी। इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था, उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम था। कहाँ जाना चाह रहे थे वो लोग? वो जगह का नाम नोट कर लेना, मैंने बताया था। और फिर कहाँ जाने का प्रोग्राम बना? बारिश को देखते हुए, दोनों जगह का नाम याद रखना। ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। मिस्टर ह्यूबर्ट जो म्यूजिक टीचर थे, वो वहां से प्रेयर से वहां से जब निकले पियानो बजा के, तब की बात हो रही है। पियानो के संगीत के सुर रुई की छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। मतलब वो बहुत प्रयत्न करके पियानो बजाता था, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। और अब तो उसको एक कहना चाहिए दिल भी उसका थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि लतिका ने उसको मना कर दिया था। तो हर चीज उसके साथ अभी उसके विपरीत चल रही थी परिस्थिति। अब आगे बता रहे हैं। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा, मन में सोच रहा है वो। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की गहरी खोह से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता, तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती इसलिए नहीं कि मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। ये पियानो की धुन का उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्णन किया है। क्यों? जब किसी का दिल टूटा हुआ हो तो उसको धुन में यही नजर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं मिस्टर ह्यूबर्ट की। फिर वो डॉक्टर से पूछ रहा है, डॉक्टर क्या मृत्यु ऐसे ही आती है?
अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं सबके मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। कहानी बच्चों इसका पहला पार्ट कल पढ़ा चुके हैं, इसलिए कहानी आगे से शुरू की है। थोड़ा सा मैंने पिछले अभी पार्ट बता दिया है, जानकारी दे दी है। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, नई कहानी में शामिल की जाती है। मिस ललिता इसकी नायिका हैं और जो नायक हैं वो गिरीश नेगी जी हैं। बाकी जो और अन्य भी महत्वपूर्ण पात्र इसमें कौन कौन है, मिस्टर मुखर्जी और डॉक्टर मुखर्जी हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। ये लोग मेन पात्र हैं। बाकी एक प्रिंसिपल मैम है और एक फादर है। चलिए कहानी का सार अभी मैं बाद में समझा ही दूंगी आपको, पहले एंजॉय करो कहानी को और डिस्कस करेंगे कहानी में क्या संवेदना आपको समझ में आई। अब बताते हैं। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल से जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। लड़कियां पिकनिक मनाने जा रही थी। अब उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्राकें और सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। तो ये वहाँ का माहौल था, क्योंकि स्कूल गर्ल्स स्कूल दिखाया गया है और वहीं से लगा हुआ जहाँ पे सैनिकों को वो दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे वहीं से लगा हुआ है। तो जो सैनिक लोग हैं कुछ लड़कियों को देख के हंसी मजाक भी कर रहे हैं, अश्लील मजाक कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो कुछ पंचले टाइप के हैं वो सीटी भी बजा रहे हैं, क्योंकि अभी एक ट्रेनिंग पीरियड में है। चलिए। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की भूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी होया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूंगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। ये देखिए, इसमें इस पैराग्राफ में लतिका की खूबसूरती को बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है कि वो जब स्कूल में आ रही है उसको क्या नोट करना है, जो लड़कियां कल जा रही हैं उनके नाम, क्योंकि वो हॉस्टल वार्डन के रोल में है। और ह्यूबर्ट लतिका की ओर आकर्षित है तो उसको किस तरह से दिखाई दे रही है। उसने क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी हुई थी और क्योंकि पहाड़ी एरिया से थी, कुमाऊं से थी, तो कुमाऊनी लड़कियों की तरह उसका चेहरा भी गोल दिखाया गया है। आगे देखते हैं। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपट से जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मन फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। तो ये वहाँ की अल्मोड़ा की खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है बादलों का यहाँ पे वर्णन। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमिट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमिट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी। ये देवदार के वृक्षों का जिक्र हुआ है यहाँ पे। अब तक केवल हमने चीड़ के वृक्षों की बात सुनी थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गोलों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। तो लतिका के लिए मनोरंजन की चीजें क्या थी? वो खिड़की पे खड़ी हो जाती थी और देखती थी कि ये रास्ते बर्फ के उसमें कहाँ खो गए हैं।
आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। अब ह्यूबर्ट उनके पीछे आ रहे हैं। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी क्या? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। वो उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहता था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बातें शुरू करते हैं? सॉरी सॉरी। क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। जब उसको चाय देने आया था, करीमुद्दीन ने बताया। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब वो बता रहा है ह्यूबर्ट कि उसको कोई पुराना दर्द था, वही अभी फिर से हो रहा था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था? वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत है? एक तरफ तो डॉक्टर कहते हैं तुम ठीक हो, दूसरी तरफ कहते हैं कि तुम आराम करो 6-7 महीने के लिए। उसी लिए कह रहे हैं कि दोनों बातें एक दूसरे के उल्टी कहते हैं। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। थोड़ा मैं भी लग रहा है बीमार होगी क्या? नहीं। थोड़ा सा चीख परेशान कर रही है। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब के लिए। तो चलो देखते हैं। अब लतिका के मुंह से ऐसा सुनकर उसको क्या हुआ? चेहरा प्रसन्नता से दबकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही, और जबकि वो सही में उसे दिलासा देने के लिए ही झूठ बोल रही थी। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाता है। अर्थात वो छुट्टियां मनाने अपने यहाँ दिल्ली जाता था। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुंदी सी खुली रह गई हैं, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव गिराया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी। अब बता रही है बहुत पहले वो भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। लतिका की मौसी दिल्ली में उनकी शादी हुई है। बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। ये कुतुब मीनार पे चढ़ी थी लतिका जी। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। बहुत पहले कभी गई थी तो उस समय की बात वो बता रही है। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। छायाएं बादल की नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुस के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुकी हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है। अब ये छुट्टियों में क्या क्या होता है वो बता रही हैं। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे।
फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर हिबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थी कब खत्म हो गई। तो ये पूरा उसने अपना बता दिया कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम चलता रहता है। स्कूल तो भले वीरान हो जाता है लेकिन क्लब हाउस आबाद रहता है, कंटेनमेंट जहाँ पे है फौजी लोग रहते हैं वो आबाद रहता है। और पूरी जो सर्दियां हैं इसी सब प्रोग्राम्स में बीत जाती हैं, टूरिस्ट आते हैं उनसे मिलती हैं। अब लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिर पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। अब ये देखिए, जो पत्र उसने भेजा था अपने प्रेम के इजहार के लिए, वो जब उसे पता चला कि लतिका उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तब वो उससे माफी मांगा है कि उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें, समझ लें कि मैंने उसे कभी लिखा नहीं था। लतिका कुछ समझ न सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। अब इसको पता कैसे चला ह्यूबर्ट को कि लतिका किसी और से प्रेम करती थी? तो ये पता उनको डॉक्टर मुखर्जी ने बताया था। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता रहे हैं, डॉक्टर ने बता दिया है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज, पगडंडियां, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। कहाँ गए हैं ये लोग? अब पिकनिक के लिए मिडोज गए हैं, ठीक है। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है जिस पर लकड़ियां हिचकोले खाते हुए चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। मिस वुड, प्रिंसिपल उनकी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्कर पारों के खेत एक दूसरे से के नीचे बिछे हुए थे। तो ये देख लेना कि यहाँ पे खेत किसके थे? शक्कर पारों के खेत थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। एक तो वो उन्होंने सिगार जो बिना बुझाए फेंक दिया था, मिस वुड ने उसको बुझाया। हाँ, दूसरे अभी पूछ रहे हैं कि जंगल की आग कभी देखी है। असल में बेटा, ये जो मिस्टर मुखर्जी और डॉक्टर मुखर्जी का जो कैरेक्टर है ये भी अपने आप में दुखी है। अपने अपने अकेलेपन से, अपने बीवी बच्चों के बिछड़ने के कारण ये भी अपने आप में दुख को अब समझौता करके रह रहे हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं करते। अब इनका क्योंकि मिजाज अलग है, हंसते हंसाते रहते हैं। फिर उन्होंने क्या पूछा था कि जंगल की आग कभी देखी है? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। मतलब आपने देखी है क्या? मुझे तो बड़ा डर लगता है। ये याद रखना बच्चों, किसके लिए? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। क्या? जंगल की आग की बात हो रही है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? अब ये डॉक्टर किसी को अपनी पर्सनल बातें कभी नहीं बताते थे, लेकिन कहीं कहीं भावनाएं जो है वो सीमा तोड़ देती थी। तो वही पल है ये। लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। जब ये विश्व युद्ध हुआ था तब की बात है। तो उस समय उन्होंने अपने सामने अपने शहर को जलते हुए देखा था। वही दर्द उनके यहाँ पे छलक के आ गया है कि लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती थी। मतलब कहना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, गलती से उनके मुंह से निकल गया। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए।
उनकी आंखें मुंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड, जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? वाकई सोचने से तो कुछ नहीं होता। लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत अच्छी लाइन है कि चाहे कितने भी रह लो विदेश में, अपने देश का सुख एक अलग ही होता है। कितना भी सुख यहाँ पे रह लो, तुम अजनबी ही पाओगे अपने आप को। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मिस वुड, इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्द का काम है, कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। मतलब अब इतने साल यहाँ इंडिया में बिता दिए, तो बर्मा अब जाऊंगा तो वहां भी मुझे कौन पहचानेगा? लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? वही मरीज मिल जाते हैं, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जड़ें कहीं नहीं जमती, जब जहाँ जड़ें जमी ही नहीं तो पीछे कुछ छूटता ही नहीं। जहां से निकलो पूरी तरह से निकल के चले जाते हैं, मतलब कुछ यादें रह नहीं जाती। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, वो कहाँ इतनी गहराई को समझने वाली थी। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उश्किल, लापरवाह और सनकी समझती रही है, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। वह न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उन्हें याद नहीं आता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। और डॉक्टर के लिए क्या था? डॉक्टर के ये था कि जब कुछ है ही नहीं जीवन में, ना पत्नी है ना बच्चे हैं, तो चलने दो, जिंदगी जैसी चल रही है। उनको अब कुछ पाने की चाह भी नहीं थी। मिस वुड ने अपने बैग से उनका गोला और सलाइयां निकाली, फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविचें और हैमबर्गर रखे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर कॉफी ठंडी हो रही है। ये सब लेकर आई थी वो, ऊन और सलाई भी लाई थी, और क्या कहते हैं, एक डब्बे में क्या लाई थी, अंडे की सैंडविच लाई थी और हैमबर्गर और कॉफी। अब चलिए। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा, वह कोहनी पर सिर टिकाए सो रहा था। अब ये बात करते करते सो भी गए हैं। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चप्पल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी दूर खिंचता चला जाता था। ये खेल रही है लड़कियां लोग बच्चों। आई वॉन्ट ब्लू। दोनों हाथों से हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। खेलते थे ना व्हाट कलर यू वांट, वही वाला गेम खेल रही यहाँ बच्चियां। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखरे गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। आप लोग भी साथ में पिकनिक मना रहे हो, देखो पूरा हमने पूरा एरिया घूम लिया, कितना अच्छा लग रहा है घूम के वहाँ। अब दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँगता सा जान पड़ता था। मिडोज कोई व्यक्ति नहीं है, जगह का नाम है। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर ऊपर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। देखिए पक्षी की यहाँ पे वो बताई है दशा क्या है। अपनी सुस्ती मिटाने के लिए झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, नाले के पानी में सिर डुबाता था, फिर दो चार चक्कर ऐसे लगा देता था, फिर झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों की सी कुछ आवाजें नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती हैं। मूक लहरों सी हवा में तैरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था, जूली को बोली थी ना वो। मैडम मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर रात तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर शोपा का नॉक्टर्न बजा रहा था। जूली तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था।
तुम ऑफिसर्स मेंस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय से परिणत होने लगा। लतिका अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? ये हॉस्टल वार्डन है बेटा। उसके हाथ में जूली के लिए एक चिट्ठी आई हुई थी, वो लगी हुई थी, और इसीलिए उसने जूली को अपने कमरे में बुलवाया था। और ये जो दिखा रहे हैं, इसने क्या पूछा था कि तुम ऑफिसर्स में से किसी को जानती हो? तो उसी में से कोई थे जिससे जूली को प्यार हो गया था। ठीक है। जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांपकर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। भोलेश्वरी, माइक को ऑफ करो बेटा, माइक को म्यूट करो। हाँ, Yes, ma'am. म्यूट करो। ओके। तो क्या बहाना बनाया जूली ने कि मेरे भाई का पत्र है और कहाँ रहते हैं वो? झांसी की बात आई है, झांसी का नाम आया है। देखो, जूली ने जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो आया। झूठ बोल रही है क्योंकि वो। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद फक पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। जहां से बेटा निकलती है कोई भी पोस्ट, उस डाक खाने का उसमें सील लगाई जाती है, और जहां पहुंचती है वहां की लगती है। तो उसमें जहां से निकला था वो कहाँ का था? कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उन पर विश्वास नहीं किया था। जूली, अब तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिर आया। क्यों? उसको अब डर लग गया कि उसके घर में ना बता दे मैडम। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। अब लिफाफा किसके पास है? मिस लतिका के पास है। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खूबसूरत बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? ये अपना उसका मन उससे कह रहा है, लतिका का, क्योंकि वो खुद भी, उसका प्यार अधूरा रह गया था। गिरीश नेगी तो वापस ही नहीं आए, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पे जूली, अगर देख, उसको पता चल गया है कि जूली किसी से प्रेम कर रही है, वो भी कोई सैनिक ही है। तो अब यहाँ पे उसने जूली को तो भेज दिया गुस्से में, क्योंकि जूली झूठ बोल रही थी उससे। लेकिन वो अपने आप से कह रही है, क्या मैं किसी खूसट बुढ़िया से कम हूँ कि अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजो कर, संभाल कर अपने में छिपाए रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर की खुमारी, जो दोनों को अपने में समो लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, और पहले प्रेम के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है उन्होंने। देखो, ये लतिका ने नहीं समझाया है, ये समझाया है लेखक की। बात मैं कह रही हूँ, उनकी प्रशंसा कर रही हूँ, निर्मल वर्मा जी की। देखो, एक कहना चाहिए, एक लड़की के मनोभावों से भी कितने अच्छे से परिचित है वो। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, एक बार रिपीट करें इन पंक्तियों को, कि शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से। एक पहले प्रेम की अनुभूति अलग होती है, जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर, संभाल कर अपने में छिपाए रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है। देखो, विरोधाभास है, सुख भी है और उसमें पीड़ा भी है। पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर की खुमारी, जो दोनों को अपने में समो लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। ये वाली अभी तो आई नहीं है। हाँ, जो आई थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और आगे भी एक दो पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। इसी तरह आता है बेटा परीक्षा में, कि पहले से बात के क्रम में लगाइए, या तो एक ही कहानी की, एक ही रचना की कोई पंक्तियां चार दे देंगे, अथवा अलग अलग की भी दे सकते हैं। तो आपको उसको मैच करना पड़ेगा, सही जोड़ी लगाइए करके आ जाता है। तो जब कहानी पूरी एक एक लाइन पूरी एक एक पढ़ाई जा रही है बच्चों, तो आप इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। ये
वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी क्लास के बाद, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी। इसको दोबारा तिबारा सुनना और अपने नोट्स को बहुत परफेक्टली बनाना बच्चे। आप लोग मुझसे चेक भी करा सकते हो, जो बना लेगा नोट्स मुझे ज़रूर भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे भी, और अगर ग्रुप में भेजोगे तो ग्रुप में भी, जिससे कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। जो चीज़ बच्चों तुम लोग अपने पेन से पेपर पे लिखोगे जो नोट्स, वो आपके कहना चाहिए सही मायनों में नोट्स रहेंगे। ऐसे तो हमारे पास कितनी गाइड, कितनी बुक्स, कितने पीडीएफ रहते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन वो गहराई में उतर नहीं पाते। जो हम खुद से लिखेंगे उसमें जो गहराई आती है। चलो ठीक है, बीच में मैं थोड़ा सा बात भी करने लगी, फिर से आ जाती हूँ। कहानी कम टू द पॉइंट, आ जाओ कहानी पे आ जाओ। तो अब ये लतिका अपने आप को सोच रही है, क्योंकि वो भी उस अनुभूति से परिचित थी। पहला प्रेम तो हर किसी को होता ही है पहली बार, है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसमें उसकी बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रेम था, इस अनुभूति से ये परिचित थी, और इसीलिए वो इसको अच्छे से व्याख्यात कर रही है और जूली के मनोदशा को समझ पा रही है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था, जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो। वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिजा था। बहका सा पागल क्षण, भय भी था और विस्मय भी था। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक तक का अतीत एक दुस्वप्न की मानित टूट जाएगा। वही देवदार है, अब देखो वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। वो अपने संयोग के दिनों को याद कर रही है, जब उसके साथ मतलब गिरीश था और वो गिरीश से मिलने जाती थी, और दोनों आपस में जो भी बातें करते थे, देवदार के वृक्षों पे अपना अपना नाम लिखते थे। अपना नहीं, वो गिरीश का लिखती थी और गिरीश उस लतिका का लिखता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है। वाह क्या बात है, जो वो याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है। क्या पंक्तियां लिखी हैं लेखक ने। ऐसा सचमुच में होता है बच्चों। जो जिन पलों को हम याद करते हैं उन्हीं पलों से हम दूर भी जाना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं तो हम डर जाते हैं कि वो हमसे दूर ना हो जाए वो पल। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दूर धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर ली हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता चला जा रहा है और खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। कौन सा खेल खेल रही थी, व्हाट डू यू वांट वाला। तितलियां, झींगुर, जुगनू, मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छाया में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग पहचाना जा सकता था, अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा था, कोई कोई रेंग रहा है। झाड़ियों के झुरमुट से परों को फड़फड़ाता हुआ झपटकर कोई ऊपर उड़ जाता है। ये किनकी आवाजें बच्चों? तितलियां, झींगुर और जुगनू की आवाजें हैं। किंतु ऊपर देखो, कहीं तो कहीं कुछ नहीं भी नहीं। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर, जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी।
अपने संग वे अजीबोगरीब चीजें बटोर लाई थी। अब देखो वहां से क्या क्या इकट्ठा किया इन लोगों ने। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बलिष्ठ भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। बिल्कुल सही वर्णन कर रहे हैं। लड़कियां को थोड़ा सा पिकनिक पे ऐसे ले जाओ तो यही सब हरकतें होती हैं। आज की बात अलग है बच्चों। आज आज के मैं आज तो सब मोबाइल का जमाना है, तो इन सब चीजों से प्रकृति से तो थोड़ा दूरी हो गए बच्चे। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। अच्छा, जब ये मैं चर्चा कर ही दी हूँ, तो आज की अगर आज पिकनिक पे जाती हैं, अगर लड़कियों को लेके जाओ, इस स्कूली लड़कियों को, तो सब रील्स बनाने में जुट जाएंगी। मैं 100% श्योर कह रही हूँ, है ना। टीचर से नजर बचा के इधर उधर की रील्स ज्यादा बनाई बनाई जाएंगी। ये सब प्रकृति को जीने का, महसूस करने का, वो तो अब खत्म होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आप लोग हो सकते हैं मेरी बात से असहमत हो, तो अपनी अपनी विचार है, अपनी राय है। ठीक है, चलो फिर से आते हैं इस पे। अब मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फर्लांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथेन युगिन एलिजाबेथ के युग के अंग्रेजी में कहा। क्या कहा? मैडम, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल दिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। इनका भी कैरेक्टर मस्त मौला है। और इस दौरान जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांस के वृक्षों की कतारें सांझ के गिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। इन्हीं पेड़ के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों के ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, जो मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टार्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अब यहाँ पे उसे याद आया कि पिकनिक में डॉक्टर मुखर्जी अकेले, ह्यूबर्ट नहीं आए हैं। तो अब वो पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि मैंने मना कर दिया था। वो पूछ रहे किस लिए मना किया था। अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। जो उसकी छाती में दर्द होता था ना, पियानो बजाते समय भी, उसी को वो ये कह रहे हैं कि ये दर्द कोई मामूली नहीं, दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे यह अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा लें। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इस बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट अब उसकी बीमारी के बारे में सुनकर इसको चिंता हो गई है? डॉक्टर ने अपनी टार्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रहकर पत्ते सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गईं। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल गर्मी सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए।
बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। ये परिंदे कहानी का नाम भी है, और देखिए परिंदों को प्रतीक रूप में यहाँ दिखाया भी गया है। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? देखिए परिंदों को मैंने कहा प्रतीक के रूप में, तो ये सभी एक तरह से परिंदे ही हैं। कौन कौन? ये जो पात्र हैं, लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट, तो ये कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भुतैले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल धीरे पहुंचते ही बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। वाह, देखो, सोच के देखो, अपने मन में एक दृश्य बनाओ। बादल बरसने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हवा उनको धकेल के दूसरी तरफ ले जा रही है, धकेल दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। बस अब एंड होने वाला है। करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ गैस में पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई, मतलब जो पहन के आई थी पिकनिक से, उसी में वो लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद की बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? अब देखो करीमुद्दीन क्यों नहीं गया बच्चे, क्योंकि वो वहां पे रुक के, स्कूल में रुक के इसकी ह्यूबर्ट की सेवा में लगा था, उनकी तीमारदारी में, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचैले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अधमुंदी आंखें खुल गईं। आधी आंखें जो उसने बंद की हुई थी, वो उसकी तबीयत की बात सुन के खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों, प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। मतलब एक रहता है ना कि रेस में आखिरी पॉइंट जिस पे छूने को दिया जाता है, जैसे व्हाट कलर यू वांट, व्हाट यू डू यू वांट था ना, तो क्या मानते हैं उस कलर को छू लेती हैं लड़कियां, उसी को दैया कहा है। अब वह सुरक्षित थी, कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा के कांपते पर्दों की छाया हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे, दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। वो एकदम लेट गई थी, तभी उसे लगा कि कोई खटखटा रहा है। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है, फिर सहसा आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। वो हड़बड़ा के बैठी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह तीन चार सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया था। उसकी एक बाह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिझोड़ गया। उसने विस्की पी रखी थी ह्यूबर्ट ने। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खींच आए थे, कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था।
In a back lane of the city, there is a girl who loves me. ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ये गा रहा है कि in a back lane of the city, there is a girl who loves me. ह्यूबर्ट प्लीज प्लीज, डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते हुए शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छाएं डगमगाने लगी। इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। वो अभी तक गा रहे हैं। डॉक्टर ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाए कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। ह्यूबर्ट डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया और फिर गुस्से पर उसे खींच सी हुई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता। उसे पता नहीं था उसकी बीमारी के बारे में उसको, लेकिन अंदेशा हो गया था। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कुहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर की को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। ड्रिंक भी किए था, उसे अब नींद आ गई है। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी गहरी हो जाती, तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं की सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। तो अब उनको तो लेटा दिया है, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कौन? डॉक्टर मुखर्जी और लतिका। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर में के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बार में मैंने उन्हें देखा था। मैंने पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। अब करीमुद्दीन उनकी सेवा में लगा था और करीमुद्दीन जैसे ही उसने करीमुद्दीन से मौका मिला आग बचाकर ह्यूबर्ट कहाँ पहुंच गए थे? वो कैंटीन में पहुंच गए थे और ड्रिंक कर रहे थे, है ना। कॉरिडोर क्लब में उन्होंने जाके देखा और डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ आर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। तो ये इन्होंने बताया डॉक्टर मुखर्जी ने कि ये ह्यूबर्ट मिस्टर ह्यूबर्ट क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और ये अगर नहीं पहुंचते तो पता नहीं कब तक वो पीते रहते। और इधर धुन कौन बजा रहा है? माउथ आर्गन पर फिल्मी धुन कौन बजा रहा है? ये करीमुद्दीन बजा रहा है। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन के झींगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर एकदम मुंह पे बोलने वाला इंसान दिखाया गया है। तो उसने बताया कि जिसे सब जानते हैं वही गिरीश नेगी से आपके जो रिश्ता था, और इसको सबसे पहले तो ह्यूबर्ट को जानना चाहिए ना, क्योंकि उसको आपके बारे में नहीं पता था, तभी वो आपकी ओर आकर्षित हो रहा था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी 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 जिद होती है, कोई छोड़ देता है और कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये पंक्तियां आ चुकी हैं, देखो। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है और कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। ये जिद आप चाहे जिस मायने में ले लो, आपको एक जेआरएफ पाने की जिद लगा लेनी चाहिए, है ना, और करके लेना है, मानना है, मतलब कि उस अपनी जिद को पूरा करके ही मानना है। ठीक है, चलिए, मोटिवेशन लेना है तो इन पंक्तियों को आप नोट कर सकते हो। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। ये ये जो इनके जो शब्द हैं बेटे, इनका डॉक्टर मुखर्जी के, वो मुझे याद आ रहा है अब पिछले साल के नेट में आ चुके थे, नेट के पेपर में ये वाली पंक्तियाँ। अब चलो मैं बता देती हूँ।
डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। ये पंक्तियां, कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। ये पूछा गया था कि किसका कथन है, तो ये अब याद रखना, ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि बर्मा से आते हुए उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रूंधाया था। क्या मिस लतिका? अब देखो, इसको एक तरह से ये समझाइश दे रहे हैं कि जो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, अब तुम्हें आगे अपने जीवन में सोचना चाहिए। ये चीज, ये नोट कर लेना इन पंक्तियों को, कि कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। अब बता रहे हैं, डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका, गुड नाइट डॉक्टर। ये भी पंक्ति देख लेना बच्चों, कि सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है। हम रुकते हैं तो भी वह अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। ये वही है बेटा, समय। चलिए, अब खत्म होने आ रही है। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियों, अखबारों और रद्दी के ढेर लगा रखे थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा, जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली सी रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई है। मतलब जूली के कमरे में उजाला था। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। मतलब लैंप जल रहा था और जूली सो चुकी थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। याद रखना, लिफाफे का रंग है नीला। और यहीं पे कहानी समाप्त होती है बच्चों। ये कहानी देखो, नई कहानी में बेटा यही दिखाते हैं, इसमें कोई ऐसा एंड नहीं है कि लतिका ने फिर ह्यूबर्ट को हाँ कह दिया और दोनों का विवाह हो गया और दोनों अच्छे से रहने लगे, है ना। ये यथार्थवादी कहानियां हैं और यथार्थ ऐसे ही होता है। तो कैसा लगा ये कहानी सुनकर, मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरी आशा है कि ये कहानी इतनी लंबी थी लेकिन दो पार्ट में पूरे वीडियो आपको, दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी। और मैंने पूरी कोशिश की है कि पात्रों में उतर के ये कहानी का वाचन करूँ, इस कहानी का। तो बताना मुझे कि मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुई। और चलिए, अब आपसे थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। चलिए, फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।